जय हिंद दोस्तों, हम एक्सेस नारदेगंज वाले। और अभी क्लास 12th में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम तो हम बता चुके हैं, उसको प्रूव भी कर चुके हैं, और गॉसेस थ्योरम में कुछ एप्लीकेशंस है वो भी हम बता रहे थे। एक मिनट थोड़ा सा। गॉसेस थ्योरम का कुछ एप्लीकेशंस बताए थे। जैसे पहला एप्लीकेशंस था कि पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r²। लेकिन उसको गॉस के थ्योरम से साबित करना था, हम बता दिए थे। उसके बाद एक चीज़ और बताए थे कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब एक लंबा तार है जो चार्ज्ड है, और उसके कारण कुछ दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसको निकालिए। वो भी गॉस के थ्योरम का गॉस थ्योरम को अप्लाई करके, उसको यूज करके, तो वो भी हम बताए थे। आज जो हम बतलाने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, और वो भी गॉस के थ्योरम का यूज करके। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। गॉस के थ्योरम में होता क्या है कि सबसे पहले जो कहे वो डायग्राम तो पहले बनाइए। जैसे कह रहा है इनफाइनाइट प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज, तो एक काम कीजिए कि इस तरह से एक शीट बना लीजिए। एक शीट बना लेंगे, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप अपने से खुद से बनाइएगा सही से। यहाँ से मिट गया। ये प्लेन शीट पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। और ध्यान रहे, जो हम फर्स्ट कंडीशन में आपको बतलाने वाले हैं, पहले जो कंडीशन हम बताएंगे, इस तरह से मान लो कि पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा में ही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे प्लेन शीट में। और केस फर्स्ट में हम क्या बतलाने वाले हैं, केस फर्स्ट कि ये जो शीट है वो पतला है, थीन शीट है, बहुत पतला है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर बहुत पतला शीट यह होगा तो इसके ऊपर, जैसे इस सरफेस की अगर बात करें, हम इस सरफेस के बारे में पूछें कि बताओ तुम सरफेस, तुम्हारे ऊपर कितना चार्ज है, इस सरफेस के बारे में पूछेंगे तो ये सरफेस बताएगा इसके ऊपर कितना चार्ज है। मान लो कहेगा 50 कूलम, जो कि बहुत पतला है, एकदम कागज़ की तरह पतला है। फिर पीछे वाले सरफेस से पूछेंगे तुम्हारे पास कितना चार्ज है, तो भी वही बताएगा कि मेरे पास भी 50 कूलम है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो कि बहुत पतला कागज़ है, सपोज दैट इस तरह से पतला कागज़ है। अगर इधर चार्ज से भिंगाया जाए, मतलब पानी से भिंगाया जाए, अगर इस पे पानी का फुहारा मारा जाए तो इधर वाला हिस्सा पानी से भीग जाएगा, इधर वाला भीगेगा, साथ ही साथ इसके पिछला हिस्सा भी भीग जाएगा। तो जितना पानी का हिस्सा हम इधर देंगे वही पानी का हिस्सा इधर भी ट्रांसफ़र अपने आप हो जाएगा। या कहो कि उधर वाला जितना भीगेगा इधर वाला भी उतना भीगेगा। अगर बहुत पतला रहा तब, कागज़ बहुत पतला रहा तब, लेकिन अगर इतना मोटा रह गया, सपोज अच्छा थिकनेस रह गया, तो आप कुछ पानी अगर इधर भेजोगे, पानी का फुहारा मारोगे फुचकारी से या पिचकारी से, तो पानी इस सरफेस पे तो आएगा, लेकिन हो सकता है पीछे के सरफेस पे पानी नहीं जाए, मतलब वो इसी सरफेस पर रह जाएगा। यानी कि अब मान लेते 50 बूंद इस पे छींटा मार दिए तो 50 बूंद इसी पे रहेगा, इधर नहीं आएगा। हाँ, ये अलग बात होता है कि अगर 25 बूंद इधर मार दिए, 25 बूंद इधर मार दिए, तो अब दोनों में हो गया सर 25 एन 25 एन। लेकिन जब पतला कागज़ था तो आप 50 बूंद इधर मारे तो इधर वाला 50 बूंद ऑटोमेटिक इधर भी गीला कर देगा।
यानी सेम चार्ज ऑटोमेटिक इधर भी बिहेव करेगा, इधर भी बिहेव करेगा। हम पूछेंगे तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है हो, तो यही बतलाएगा कि मेरे ऊपर क्यू चार्ज है और एरिया से भागा दे दीजिए। इधर वाला से पूछेंगे तो भी वही बोलेगा कि मेरे ऊपर क्यू चार्ज है और एरिया से भागा दे दीजिए। मतलब इधर और इधर दोनों तरफ चार्ज सेम रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा थिकनेस हो जाएगा तो चार्ज कमेगा, इधर 25 बूंद इधर 25 बूंद, या फिर कहो कि 50 बूंद अगर आप यहाँ छींटा मारोगे तो वही 50 बूंद पीछे ट्रांसफ़र नहीं होगा अपने आप। इसको ऐसे समझिए कि थोड़ा सा पतला कागज़ है, ऐसे भी आप समझते हैं पतला कागज़ है, और इधर लोहे का छोड़ो चुंबक का टुकड़ा रखते हो इधर। अगर इधर चुंबक रखोगे तो इधर लोहा रखें और इधर हम चुंबक रखें तो चुंबक का इफेक्ट इधर चला जाएगा, क्योंकि कागज़ उतना रोक नहीं पाता है। लेकिन अगर अच्छा खासा मोटा कॉपी रख दे या लकड़ी रख दे या पटरा रख दे, अगर आप चुंबक को रखेंगे और इधर लोहा रखेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, कुछ तो आप समझ सकते हैं, कुछ तो कमेगा, उतना इफेक्ट नहीं होगा। जैसे एक कागज़ रखने से चुंबक का इफेक्ट कोई खास प्रभावित नहीं होता है, लेकिन मोटा अगर रख दिया जाए थिकनेस तो उसका इफेक्ट प्रभावित हो जाएगा। सेम चीज़ वहाँ हम चार्ज के बारे में सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि ऐसा कहीं लिखल है दिखा दीजिए सर, सिर्फ समझाने के लिए जब मैं आपके दिमाग में फिट हो जाए कि अभी इस पर टोटल कितना चार्ज है। ये जो प्लेन शीट आप देख रहे हैं इसके ऊपर मान लो सपोज दैट इसके ऊपर चार्ज है, मान लिया कि इसके ऊपर चार्ज है Q, तो खुद सोचने वाली बात है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या लिखोगे, Q/S। हम जब इससे पूछेंगे तो भी बताएगा Q/S, जब पीछे वाले सरफेस से बोलेंगे तो भी वही बताएगा Q/S, क्योंकि दोनों तरफ तो चार्ज सेम है। इसका जो सरफेस एरिया है इसका जो सरफेस एरिया है समान हो गया। हाँ, अगर थोड़ा सा थिकनेस रहेगा तो भले ही बोलेंगे कि चार्ज डिवाइड हो गया। जैसे एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी इस पे यही समझना मेन है, इसमें इसके ऊपर 50 कूलम है, फ्रंट के तरफ आपको 50 कूलम दिखाई दे रहा होगा, इसके बैक में भी 50 कूलम है अगर थिन है तब। लेकिन अगर ये थोड़ा सा थिकनेस हो जाएगा, जब हो जाएगा तब कुछ मोटा हो जाएगा लकड़ी की तरह, तो 25 कूलम इधर होगा 25 कूलम उधर होगा, मतलब दोनों तरफ आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। यानी दोनों सरफेस में चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज की जो अमाउंट है यानी आवेश की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा, यानी आधा इधर आधा उधर। यानी हम यही बात बताएंगे कि तब अगर पूछेंगे कि सिग्मा बता तो Q मत लिखना, तब लिखना Q/2, वहाँ पर लिखना है Q/2, क्योंकि चार्ज आधा आधी बढ़ गया और सरफेस से भागा दे दो, सरफेस तो वही रहेगा इधर वाला चाहे उधर वाला। उस वक्त हम सामने वाले में पूछेंगे, ये सामने वाला ज़रा तुम बताओ तुम्हारा चार्ज डेंसिटी क्या है यार, तो बोलेगा कि मेरे ऊपर चार्ज है Q/S और इसमें भागा दे दीजिए मेरे सरफेस एरिया से, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/2S। जब पीछे वाला से पूछेंगे वो भी वही बोलेगा कि हमारे ऊपर चार्ज है Q/2 और उसका भी क्षेत्रफल S है, भागा दे तो हो जाएगा Q/2S। इस तरह से तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जब ठीक रहेगा तो वैसे स्थिति में हम Q/2S मानेंगे। यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ किताब में जनरली डायरेक्ट लिखा हुआ तो मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा किताब में, तो समझ लो। अगर ठीक हो गया तो कुछ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ उधर, दोनों तरफ बट जाएगा। लेकिन अगर पतला था, बहुत पतला है, एकदम थिन शीट है, तो बोले ना एग्जाम्पल के लिए अगर आप पानी का फुहारा मारते हो 50 बूंद, तो 50 बूंद इधर भींगाने के लिए माने हैं ना, पिछला भी उतने भींग जाएगा। कागज़ का आगे वाला हिस्सा तो भींगेगा ही, पीछे वाला भी ऑटोमेटिक भींग जाएगा। इसीलिए जब इस सरफेस से हम पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे ऊपर चार्ज क्या है, तो ये बोलेगा Q। पीछे वाले से पूछेंगे तो वो भी बोलेगा कि मेरे ऊपर टोटल चार्ज है Q, क्योंकि जो हम इसको चार्ज दिए ऑटोमेटिक उधर ट्रांसफ़र हो गया, या वही चार्ज उधर भी इफ़ेक्ट दिखा रहा है इधर भी इफ़ेक्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर मोटा हो जाएगा, अच्छा खासा मोटाई हो जाएगा, और अगर हम चार्ज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो
कुछ चार्ज इधर रहेगा, कुछ इधर चल जाएगा। चल जाएगा मतलब उसका इफेक्ट इधर और इधर दोनों नहीं रहेगा, कुछ इधर रहेगा। जैसे 25 कूलम इधर रह गया तो 25 इधर चल गया। पहले क्या था, पहले बहुत पतला था तो ऊपर वाले सरफेस पे 50 कूलम, अरे उसका इफेक्ट इधर भी 50 इधर भी 50 था, और थिकनेस होने से बढ़ जाता है। यही मेन समझाना है आपको। खैर अभी तो फ़िलहाल हम यहीं रहते हैं, थीन सीट पे ही। थीन सीट है और इस थीन सीट के कारण आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस थीन सीट से आर डिस्टेंस पे या कुछ दूरी रहेगा, सपोज दैट आर डिस्टेंस पे यहाँ पी बिंदु है। अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। तो हम पहले से बता रहे हैं कि अगर गॉस थ्योरम आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि पहला चीज़ हम आपको पढ़ाए थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लो कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण अगर आर डिस्टेंस पर पी बिंदु है और यहाँ चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो बोले थे ना कि बिंदु आवेश के कारण अगर निकालना चाहते हो तो बिंदु के जैसा ही एक गॉसियन सरफेस बनाओ, स्फीयर बना था। अगर कोई वायर इस तरह से लंबा तार है तो इसके लिए बोले थे कि तार होता है बेलन के रूप में, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना बेलन, और इस तरह से गॉसियन सरफेस बनाना कि पी बिंदु उसके सरफेस पे आ जाए। सरफेस पर आना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप जैसे इस पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस बिंदु से होकर सरफेस का गुजरना मस्ट होता है, कंपलसरी। जैसे इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस बिंदु से बेलन का सरफेस गुजरना चाहिए, एकदम कन्फर्म है। तो हम दो चीज़ तो आपको पढ़ा चुके हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, पी बिंदु पर कुछ दूरी पर है, फिर एक लीनियर चार्ज के कारण कुछ दूरी पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, दोनों बता दिए थे। इसमें हम लोग गॉसियन सरफेस स्फीयर माने थे और लीनियर चार्ज में हम सिलेंडर माने थे। दिक्कत तो इसमें क्या माने थे, इसमें आपके लिए दो ऑप्शन है। एक तो है कि आप इसके लिए घन बना लो, क्योंकि अगर सीट है तो घन बना सकते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है, थोड़ा सा और इसको नज़दीक कर देते हैं, कि आप सिलेंडर बना लीजिए। आप सिलेंडर बना लो। जैसे देखो हमको कहाँ फाइंड करना है, पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एक सिलेंडर बना लेंगे। हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस जो है उस सिलेंडर के फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। और इस तरह से ये गॉसियन सरफेस हम कंसीडर किए कि इसका जो फ्लैट सरफेस है, जो एंड है, जैसे होता है ना आधार, इसका जो आधार है या फ्लैट सरफेस है या समतल सतह, वो बेलन का समतल सतह इस पी बिंदु पे पड़ता है। ठीक है, अब जितना आगे की तरफ माने हैं उतना ही हम थोड़ा सा पीछे की तरफ भी कंसीडर कर देंगे, इस प्लेन सेट के पीछे उतना ही। जैसे इधर आर डिस्टेंस माने हैं तो इधर आर डिस्टेंस थोड़ा सा पीछे भी हम ड्रॉ कर देते हैं, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि दोनों तरफ बट जाएगा, कुछ उधर बटेगा कुछ इधर बटेगा। प्लेन सीट है तो ये अपना इफेक्ट इधर भी दिखाएगा। ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा तो नहीं है कि जैसे सीट है और इसके कारण इस पर अगर चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इधर क्या इधर भी बनेगा, इधर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर सीट है तो चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है तो सामने की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालेगा। तो इधर भी बनाया इधर भी बनाया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 सरफेस दिखाई देगा। पहले डायग्राम को समझना, फिर डिस्क्रिप्शन लिखना, फिर तो प्रूफ कर ही देंगे। देखो कोई भी थ्योरम प्रूफ करना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बशर्ते आपको पहले डायग्राम समझना पड़ता है। दूसरी बात है कि अगर आप डायग्राम समझ गए हो तो आप समझे ना, सामने वाले को भी समझाइए। तो सामने वाला को डायग्राम कैसे समझाओगे, उसको समझ में तब आएगा जब आप डायग्राम का ही इधर डिस्क्रिप्शन लिखोगे। मतलब उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव वेव, लिखित में कि आप क्या क्या माने वो लिख कर बताइए। मतलब यथासंभव जितना है इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, वो डिस्क्रिप्शन होता है। और 3rd नंबर में प्रूफ कर दो, तो प्रूफ तो मैथ है, वो तो आसानी से हो जाएगा।
अब इसमें आपको समझाना पड़ेगा, 3 सरफेस है। देखिए, एक तो फ्लैट सरफेस इधर है, मतलब जो सीट है इससे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, तो उसके कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीछे वाला जो है उस सीट के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो जाएगा इधर। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पूछेंगे कि इस सरफेस पर अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हो, मान लो कि एरिया वेक्टर है, सपोज दैट ds है, तो यहाँ पर तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, डॉट 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 डॉट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन जिधर है उधर तो एरिया वेक्टर भी है। यहाँ पर ही बात करें कि एरिया वेक्टर, तो सेम बात हो जाएगा कि हो गया एरिया वेक्टर, तो इधर भी एरिया वेक्टर वही है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन एक और सरफेस है, ये तो हो गया फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस मतलब समतल सतह। अब वक्र सतह की जरिए बात की जाए, ये कर्व्ड सरफेस, जैसे बेलन है ना मार्कर, तो इधर वाला हो गया फ्लैट सरफेस, और उधर भी मान लो ठेपी लगा देंगे, अगर ढक्कन लगा देंगे फ्लैट सरफेस। लेकिन ये जो देख रहे हो ये वाला, ये तो कर्व्ड हो गया, तो इस कर्व्ड सरफेस पर एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर है, तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको 3 सरफेस दिखाई देगा, 2 गो तो फ्लैट सरफेस और 1 गो कर्व्ड सरफेस। तो गॉसियन सरफेस तो 3 हिस्सा में बट गया, एक फ्लैट और 1 गो कर्व्ड सरफेस। अब इन तीनों सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हमको फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है कि फ्लैट सरफेस में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, लेकिन कर्व्ड सरफेस में कैसे, वो अलगे डायरेक्शन है एरिया वेक्टर, अब इधर है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री, वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब हम जितना माने हैं ना, एक चीज़ ध्यान देना, जो फ्लैट सरफेस है इसका समथिंग कुछ न कुछ एरिया होगा, मान लेना एस एरिया है, कुछ तो एरिया होगा नहीं, इसका जो भी एरिया है इसका सरफेस एरिया एस मान लो। क्यों, देखो कर्व्ड सरफेस की चिंता मत करो, कर्व सरफेस तो ऐसे भी, कर्व्ड सरफेस पर एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, तो वो तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा इफेक्ट। मेन आपको फ्लैट सरफेस के थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर। अब जो भी हम लिखे हैं वो डिस्क्रिप्शन वे में लिख देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा देख ले, दिख रहा है ना साफ साफ। केस फर्स्ट मान लो कि 3 सीट है, तब पहले तो हम एक माने हैं कि कंसीडर ए, पहले तो वही माने कि एक 3 सीट है, तो कंसीडर ए थीन इनफाइनाइट प्लेन सीट, यही तो माने थे। कंसीडर हम क्या किए थे कि एक थीन इनफाइनाइट प्लेन सीट, हम उतना दिखा रहे हैं, वो है बहुत बड़ा। कंसीडर ए थीन इनफाइनाइट प्लेन सीट हैविंग यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी रो, हालांकि रो बराबर अगर लिखना चाहो तो Q/S, लेकिन सिर्फ रो मानो, सिर्फ रो लिखो, Q/S अभी मत लिखो, सिर्फ रो। पहला पार्ट तो हो गया, जो 3 सीट माने थे उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख दिए। हिंदी मीडियम वाले वो भी नाराज़ नहीं हो गए, उसके लिए भी बोल देते हैं। कंसीडर मतलब माना एक थीन इनफाइनाइट प्लेन सीट, मतलब बहुत पतला समतल सीट जिसके पास यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब हिंदी वाले भी लिख लेंगे। माना एक बहुत पतला अनंत समतल सतह जिसका सतही आवेश घनत्व सिग्मा है, ये हो गया हिंदी में, इंग्लिश तो खैर लिखवे की है। अब दूसरा है कि हमको अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि हमको करना क्या है, कैलकुलेट। तो
टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सब ध्यान से लिखना क्योंकि आपको नंबर इसी पर मिलता है, ना कि सिर्फ प्रूफ करने से। बोर्ड में एग्ज़ाम यहीं से आएगा जो आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हो और डायग्राम बनाते हो। प्रूफ तो बहुत आसान होता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P डिस्टेंट दूरी पे, डिस्टेंट कर दो, दूरी पे स्थित है। डिस्टेंट कहाँ स्थित है भाई? तो डिस्टेंट, ढक्कन कहाँ रखे, डिस्टेंट आर दूरी पे स्थित है। किससे आर दूरी पे? फ्रॉम सीट, इस सीट से आर दूरी पे स्थित है। तो डिस्क्रिप्शन का पहला पार्ट तो ये होता है कि आप जो माने हैं सीट उसके बारे में बता दिए, कंसीडर जो भी किए थे। अब दूसरा पार्ट ये है कि कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए? तो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पर? एट द पॉइंट पी बिंदु पे। वो पी बिंदु कहाँ है? दूरी पे स्थित है। कितना दूरी पे? आर दूरी पे। किससे? सीट से। तो हिंदी वाले के लिए हम बोल देते हैं कि प्लेन सीट से आर दूरी पर, प्लेन सीट से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई? के लिए ड्रॉ करेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? तो आप देखे होंगे कि सिलेंडर बनाए हैं, वो ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। यही तो ड्रॉ किया है, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। जाहिर सी बात है सिलेंडर के फॉर्म में। मतलब हिंदी वाले छात्र लिख सकते हैं कि सीट से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाएं, जो कि बेलन है, या बेलन के रूप में गॉसियन सरफेस बनाएं। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस, चाहो तो 2, नहीं चाहो तो नहीं 2, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ऑफ लेंथ भले ही दे दीजिए, ऑफ लेंथ आर, ई भले ही बता दो। मतलब गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाना है कि आर उसका लेंथ हो, तभी नहीं वो वाला फ्लैट सरफेस पी बिंदु पे आ जाएगा, क्योंकि पी बिंदु कहाँ है भाई? आर दूरी पे। तो सिलेंडर भी हमको बनाना है आर डिस्टेंस पे। तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ आर। अब आर लेंथ का जितना उस तरफ बना है उतने इधर भी बना है, तो वो भी लिखेंगे। ये समझ गए ना कि आर लेंथ वाला एक बेलन के रूप में गॉसियन सरफेस बना है। अब इसको दोनों तरफ खींचना है, इसको दोनों तरफ खींचना है। तो कह सकते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द सीट या प्लेन सीट। सीट के दोनों तरफ, उधर भी आर लेंथ का बना है, इधर भी आर लेंथ का बना है। तो डिस्क्रिप्शन का थर्ड पार्ट ये हो जाता है। पहला तो हो गया कि सीट है, दूसरा हो गया कैलकुलेट करने के लिए, मतलब जो भी कर रहे हैं हम गॉसियन सरफेस बनाए। अब डिस्क्रिप्शन लगभग हो गया, और ज़्यादा चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे डिस्क्रिप्शन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ लिखिए दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द बोथ फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर। इतना दिख रहा है या नहीं एक बार देख लेंगे। मतलब थीटा कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब नहीं समझ में है, बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द बोथ फ्लैट सरफेस। उस सरफेस पर और इस सरफेस पर, दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में बोल देते हैं, बेलन के दोनों समतल सतहों पर विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत है, इसलिए थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। किसके बीच में? तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को डीएस ही लिखो शॉर्ट फॉर्म में, डीएस।
क्योंकि एरिया वेक्टर भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है ही है, तो जाहिर सी बात है थीटा हो गया 0 डिग्री। डिस्क्रिप्शन का पार्ट, एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे क्योंकि अब लिखना है ना, मिटाते हैं। ये तो पूरा हो गया जो आप माने थे। अब अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पहले चार्ज बताइए कि क्लोज सरफेस के भीतर चार्ज कितना है। इस क्लोज सरफेस के भीतर, ऐसे तो इनफाइनाइट सरफेस है, ये अनंत, लेकिन कम से कम चार्ज इतना तो बताओगे ना, चार्ज इनक्लोज्ड द गॉसियन सरफेस, ये तो कम से कम बताओगे कि गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज कितना है, इतना तो बता सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज है क्यू, और क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, सिग्मा और बटा में एस, सॉरी गुने में एस, सिग्मा गुने में एस। एस क्या है, कौन सा क्षेत्रफल है, ये वाला सरफेस, ये इसके भीतर देखो यहाँ पे कितना चार्ज है, यही ना, इतने ने एरिया है तो इसमें कितना चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा, और ये वाला जो क्षेत्रफल है इतना, ये जो क्षेत्रफल है उसको गुना कर दो, और वो क्षेत्रफल क्या होता है, समझने वाली चीज़ है कि वो क्षेत्रफल क्या होगा, आपको कैसे समझाएं। चलिए इसी किताब को पकड़ लेते हैं, देखो इसी को पकड़ के समझाते हैं। जैसे फ्लैट सरफेस है, सपोज दैट ये वाला फ्लैट सरफेस है और पूरे में चार्ज फैला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ इतने ही हिस्सा में कितना चार्ज है, क्योंकि जो हम सिलेंडर बनाए हैं इस तरह का सिलेंडर है, या फिर आप ऐसे समझ लो, ऐसे है सिलेंडर इस तरह के, तो गॉसियन सरफेस इतने तो कवर कर रहा है, इतना इतना इतना। कर्व्ड सरफेस पे ध्यान मत दो, कर्व्ड सरफेस के फेरा में कंफ्यूज मत हो जाओ, कर्व्ड सरफेस में टेंशन मत लो। मान लो ये वाला है 2 मीटर स्क्वायर, या मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर, अरे मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी मानो ना, ऐसे सेंटीमीटर में ही होगा, मीटर कैसे हो सकता है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, तो जाहिर सी बात है यही 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तो यहाँ भी कवर हुआ है। जैसे ये सब समझाना पड़ता है ना, मेरे पास 3D बोर्ड है नहीं, तो कभी कभी हमको लगता है कि हम गरीब मास्टर हैं, क्या करें यार, मास्टर गरीबे होता है। हमको कभी कभी एहसास होता है कि हम बच्चे के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो जितना होता है हम प्रयास तो कर रहे हैं। कभी कभी एहसास होता है कि हम कितना लंगा है, अब तो कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। प्रॉमिस किए थे कि 2-3 महीना में स्मार्ट बोर्ड खरीद लेंगे, अभी तक इतना भी औकात नहीं कि स्मार्ट बोर्ड हम खरीद पाएँ, इतना कंगाल हम हैं। चलो यार आपका साथ रहा, देखो कब होता है, बोलना ही बेकार है कुछ। मतलब भले ही बोर्ड बहुत बड़ा था, आप देखिए कि यहाँ पे हम सिलेंडर रखे थे इस तरह से, तो गॉसियन सरफेस में कर्व्ड सरफेस पे ध्यान नहीं देना है हमको, ये फ्लैट सरफेस पे ध्यान देना है, क्योंकि हम चार्ज तो इतने ने कंसीडर करेंगे, हम यही न बोलेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो यही वाला है, इतने क्लोज्ड सरफेस बंद सतह तो यही ना है भाई, बंद सतह के भीतर इतने चार्ज आएगा, और ये कितना होगा, तो मान लो कि चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इसका जो भी एरिया हो गया, मतलब बोलो वृत्त का क्षेत्रफल एस, वही चीज़ तो यहाँ गुना की है सिग्मा इंटू एस। तो एस क्या है, एस पहले ध्यान देना, एस क्या है, एस हो गया सरफेस एरिया, किसका हो गया, ऑफ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का फ्लैट सरफेस का सरफेस एरिया, ये ध्यान रखना। इसको मिटाते हैं, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो, और क्या जो आप जानते हैं, गॉस थ्योरम लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो कहता है उसको अप्लाई कर दीजिए। क्या कहता है गॉसेस लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हालांकि इसको थोड़ा सा और अगर एलेबोरेट करोगे तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई
डॉट डी एस वेक्टर के फॉर्म में हटा दो, इसका मैग्नीट्यूड लिखें। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाता है तो या तो मॉड ऑफ में लिखो, अगर वेक्टर के ही चिन्ह दिखा रहे हो तो मॉड ऑफ में लिखो, इसको मॉड ऑफ में लिखो। देखो एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन मतलब ई मॉड डी एस मॉड और गुने में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे उनको मालूम है कि ई डॉट डी एस, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट ये भी जानते होंगे कि अगर मॉड ऑफ कर दिए ई तो मॉड से और वेक्टर का नोटेशन बाहर हो जाता है। इतना हो गया, ई हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ज़रा इस पे ध्यान देना है कि ई को बाहर कर दिया जाए, ठीक है, तो बचा क्या, क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस। अच्छा एक मिनट डी एस में कन्फ्यूजन हो गया ना यहाँ पे, क्लोज्ड इंटीग्रल इसी में लिख देते हैं यहीं पे, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। तो कई को थीटा, यहाँ तो थीटा 3 को चल रहा है, ऐसा कन्फ्यूजन होगा, थीटा तो यहाँ 3 को चल रहा है, एगो 0 डिग्री और एगो 90 डिग्री, तो कन्फ्यूजन हो गया। क्यू के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, माइंड में सेट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन लिखना। दूसरी बात है कि गॉसियन सरफेस के भीतर, ईमान के चलो कि सेकेंड पॉइंट है, गॉसियन सरफेस के भीतर कितना चार्ज है वो दिखाना है। और थर्ड स्टेप में गॉस का थ्योरम अप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया ना कि चार्ज क्या है, देखो सिग्मा इंटू एस और बटा में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेन प्रॉब्लम ही नहीं, मेन ही है कि सरफेस 1 2 3 हिस्सा है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि गॉसियन सरफेस 3 पार्ट में डिवाइड है। हेयर गॉसियन सरफेस, अच्छा गलती हो गया ना, नाम है तो हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या कहो 3 रीजन्स, 3 रीजन में डिवाइड है। 2 तो फ्लैट हो गया, 2 रीजन्स या 2 पार्ट्स फ्लैट, 2 रीजन्स फ्लैट एंड 1 रीजन कर्व्ड। अब अगर थीटा देखा जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर फ्लैट सरफेस या फ्लैट रीजन के लिए थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। जबकि अगर थीटा एक बार और देखा जाए तो 90 डिग्री होगा, किसके लिए, फॉर कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा चलेगा 90 डिग्री या फ्लैट सरफेस के लिए 0 डिग्री। यानी कि जो क्लोज्ड इंटीग्रल जो डी एस लिख रहे थे, इसको हम 3 हिस्सा में तोड़ेंगे, क्योंकि थीटा लिखना था, थीटा 3 बार टूटेगा। ये 3 बार, पहले तो क्लोज्ड इंटीग्रल मान लो फ्लैट, तो हो गया ई डॉट डी एस डॉट कॉस 0 डिग्री। फिर तोड़ेंगे फ्लैट, मतलब फ्लैट सरफेस के लिए ई ने होता है, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस और डॉट कॉस 0 डिग्री। फिर तोड़ेंगे कर्व्ड सरफेस के लिए ई डॉट डी एस डॉट कॉस 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे लिख देना कि कर्व्ड सरफेस के लिए है, बराबर में तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या चाहो तो सिग्मा एस बटा में एप्सिलॉन नॉट। एस ध्यान देना क्या है, एस क्या लिखे हैं, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, क्या पूरे सीट का, सीट तो इनफाइनाइट है तो उसका एरिया कैसे लेंगे हम, इस सरफेस का, प्लेन सरफेस का, किसका, फ्लैट सरफेस का, बेलन का, सिलेंडर का लिखे थे। अब नीचे नहीं दिखेगा इसलिए हम ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा लंबा खींच दिए ऐसा लग रहा है हमको ना, तो सिविल डेरिवेशन लंबा खिंचा रहा है, लेकिन क्या करोगे, इसका यूज भी तो उतने ज़्यादा है। भले ही एग्ज़ाम में ये वाला नहीं आया डायरेक्ट या नहीं आया हो, लेकिन इसको यूज तो हम लोग करेंगे ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, राधे विरोधे जैसे पढ़ो। इसको मिटाते हैं इतना। अब देखिए यहाँ तो ऐसे भी कॉस 0 डिग्री है, तो ये तो खैर बच जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस और कॉस 0 का वैल्यू 1, यहाँ भी बच जाएगा और यहाँ भी बच जाएगा कॉस, तो बोलो ना कि 2 बार हो गया।
बराबर कहेंगे ई वाला नहीं लिखे सर, cos 90 का मान ऐसे भी होता है 0, तो ये पूरा हो गया 0, बच गया सिग्मा और इंटू एस बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब 2 को ऐसे ही रहने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर दो। अब इंटीग्रेशन बच गया किसका, डी एस को चाहो तो क्लोज के फॉर्म में दिखाओ, चाहे तो नहीं दिखाओ, ठीक है। चलो, क्योंकि अब क्लोज नहीं है, अब हम एक एक सरफेस के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, जैसे फ्लैट सरफेस, कर्व सरफेस। पहले हम पूरा क्लोज सरफेस ले रहे थे, यहाँ से भी आप चाहो तो तोड़ सकते हो, कोई ज़रूर नहीं कि लिखो। चलो रहने दो यार, मैं सरफेस डी एस को इंटीग्रेट करो, सिग्मा इंटू एस, 2 इंटू ई एस, डी एस उस फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये किया कहाँ से, ये कौन सा सरफेस है, फ्लैट, क्योंकि कर्व्ड सरफेस तो ख़त्म हो गया तो फ्लैट है। फ्लैट का जो सरफेस एरिया था वो हम कंसिडर किए थे कितना, यहाँ लिखे थे अभी एस, तो एस लिख दो, ये हो गया सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट गया तो ये बराबर हो गया सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कहा जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 2-3 जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिलहाल ये नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी कुछ डिराइव करेंगे, उसको अप्लाई करना होगा। तो ये तो निकल गया, लेकिन कौन से कंडीशन के लिए, जब हम सीट बहुत पतला माने थे, थिन सीट। अच्छा, इसमें एक बात और कंसीडर करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इतना जो लिखें इसको मिटा देते हैं, ठीक है, पूरे मिटा देते हैं और केस दूसरा बना देते हैं। सब चीज़ सेम रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा खाली इसको, इसी सीट को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। बस हुआ यही ने कि ये जो पहले थीन सीट था, इस थीन सीट को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हम मोटा कर दिए, थोड़ा सा थिक कर दिए। तो थिक करने से अब क्या होगा कि चार्ज तो अभी भी क्यू है, लेकिन वो क्यू चार्ज अब 2 साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अब दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब चीज़ सेम है। लेकिन जो क्यू चार्ज इधर से पूछते थे बताओ तुम्हारे पास कितना चार्ज है, तो कहता था 50 कूलम, पीछे वाले से पूछते तो तू भी कह देता था 50 कूलम। लेकिन अब अगर हम इससे पूछेंगे तो ये 50 कूलम नहीं बोलेगा, अब ये बोलेगा कि आधा चार्ज मेरे सरफेस पे है तो आधा चार्ज पीछे वाले सरफेस पे है। मतलब कि अब केस 2 में, ठीक है, व्हेन सीट हैज़ फाइनाइट थिकनेस, अगर सीट के पास थोड़ा सा थिकनेस आ गया तो चार्जेज डिस्ट्रीब्यूट्स इन इक्वल अमाउंट ऑन बोथ साइड्स। मतलब इस ये हो गया, हेंस चार्जेस ऑन बोथ साइड्स कितना हो गया, बोन बताइए, सब क्या कर रहे हैं, Q/2, आधा चार्ज फ्रंट वाले सरफेस पे, आधा चार्ज बैक वाले सरफेस। तो अब ने बताओ कि सिग्मा क्या लिखोगे दोनों तरफ के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो बोलेंगे Q/2, अब बटा में सरफेस एरिया थोड़ा बदला है, सरफेस एरिया तो अभी भी उतने हैं और उधर भी उतने। देखो ऐसे जो हम बनाते हैं ना, ये जो पूरा देख रहे हो, ये सब हम नहीं लेते, हम सरफेस एरिया सिर्फ किसका ले रहे, इसका। अभी समझाए थे ना यार, अभी हम समझाए थे ना, इसे बेलन रख के, ये वाला हम सरफेस एरिया इतने कंसिडर कर रहे हैं, ये सब सरफेस एरिया नहीं ले रहे हैं,
पता चले आप ये सब लेने लगे। उस सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग बात होता है कि हम लिख देते हैं Q/2S। एस मैंने आपको समझ में आ जाता है पूरा सरफेस। एस का मतलब हम सिर्फ भागा दिए किससे, इससे, बस जितना में हमको चार्ज कंसीडर हुआ है ये वाला सरफेस से। ठीक है, तो सिग्मा ज़रा बताइए कितना आ गया फाइनली। सिग्मा बराबर हो गया Q/2S। ये चलेगा, कहीं गलती नहीं की है, हाँ ये चलेगा। तो Q बराबर बताइए दोनों पर, चाहे आप फ्रंट के तरफ देखें, मतलब ये फ्रंट है, इसको मान लो कि फ्रंट है, और इधर वाला जो देख रहे हैं वाला बैक साइड है। तो फ्रंट के तरफ इस सरफेस पर पूछेंगे कितना चार्ज है वो तुम्हारे अंदर, तो बोलेगा Q बराबर हो जाएगा इधर Q बराबर सिग्मा और गुने में 2S। फ्रंट वाला बोलेगा कि मेरे ऊपर चार्ज कितना है या इस तरफ चार्ज कितना है, तो Q गुने 2S। जब बैक में पूछेंगे तुम बताओ कितना चार्ज है, तो भी वही बतिया बोलेगा कि सिग्मा गुने 2S। यानी आप फ्रंट की बात करें चाहे इसके पीछे की बात करें, इस सरफेस के लिए गॉसियन, देखो चार्ज तो हमको गॉसियन सरफेस में ही लेना है। अभी भी आपको मालूम है हम लिखे थे, ऐसे लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे अगर याद होगा तो ब्लू कलर से, चार्जेस इनक्लोज्ड, अगर ध्यान होगा तो इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, अभी ऐसे लिखे थे। तो उसमें लिखे थे Q बराबर कितना, Q बराबर वहाँ लिखे थे सिग्मा गुने S, यहाँ पे लिख रहे हैं सिग्मा गुने 2S, यही ध्यान देना। अब कुछ नहीं, अब अप्लाई कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन तो सब सेम है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं बदला है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिए, यही लिख देते हैं, इतने जगह काफ़ी, इतने काफ़ी, एजब लिख देते हैं। बाई यूजिंग या बाई अप्लाई, बाई यूजिंग ये लिखो ना, बाई यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये तो तीन हिस्सा में, कर्व्ड सरफेस तो गया, सिर्फ फ्लैट सरफेस लिखो तो फ्लैट सरफेस के लिए E लिखो ना, और गुने में S लिख दो, इधर Q, दो गुने सम था, नहीं समझ में आ रहा है शायद आपको, थोड़ा सा इसको खींच देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। देखो ऐसे लिखे थे क्लोज इंटीग्रल E.ds, एक फ्लैट सरफेस के लिए याद होगा, और फिर लिखे थे क्लोज इंटीग्रल E.ds, ये भी लिखे थे किसके लिए, फ्लैट सरफेस के लिए। एंगेजा cos थीटा लिखना भूल गए सर, अरे फ्लैट सरफेस में 0 डिग्री होता है, और कर्व सरफेस तो लिखे नहीं थे। कर्व्ड अगर लिखोगे भी, मान लो E.ds, अगर कर्व लिखते भी तो 0 हो जाएगा, Q बटा में ε0, E तो 0, तो 2 को बच गया, E हो गया, और ds यही बच गया, क्लोज इंटीग्रल ds बराबर में Q बटा ε0। देखो 2 को 2 रहने दो, E को ही रहने दो, ds इंटीग्रेट करो पूरा, तो ये वाला सरफेस एरिया इंटीग्रेट करेंगे पूरा, तो सरफेस एरिया पूरा बन जाएगा S। हम शुरुए में मान चुके हैं कि फ्लैट सरफेस का सरफेस एरिया S है। इधर हो गया Q मतलब क्या, Q मतलब ये जो बगले में लिखल है यार, सिग्मा और गुने में 2S बटा में ε0। देखो 2 से 2 पार, S से S पार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो गया, सिग्मा बटा ε0। हो गया प्रूफ। यानी आज आपको हम 2 चीज़ प्रूफ करके बताएं, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करते रहें। इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। मिटाते क्या है, इस समूह तो सब सेम चीज़ बार रिपीट हो रहा है बार बार। एक चीज़ आपको बताए हैं हम, सिग्मा बटा 2ε0, ये क्या है, और एक चीज़ बोले हैं सिग्मा बटा ε0, ये क्या है। एक चीज़ तो हम बताएं कि सिग्मा बटा 2ε0, वो साबित किए, और अभी हम प्रूफ किए हैं, 1 मिनट नीचे, हाँ दिख रहा है, अभी जो हम साबित किए हैं सिग्मा बटा ε0। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बतलाता है और सेकेंड क्वेश्चन में ये क्या बतलाता है, हम तो समझाएं ही, हम तो पूरा क्लास में आपको भुगते रह गए, तकरीबन अच्छा खासा लंबा चल गया क्लास। अब अगर आप क्लास को ध्यान से देखे होंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि ये क्या साबित हुआ और ये क्या साबित हुआ। तो ज़रा इसके बारे में लिख कर बताइए कि ये है क्या, और इसके बारे में थोड़ा सा लिख कर बताओ कि ये है क्या। लिख कर कैसे भेजोगे, तो हमको ईमेल या जीमेल नहीं करना है, बस कुछ नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, कमेंट में आप लिख के बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है।
इन दोनों में दोनों का आंसर बताओगे तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा कि आप समझ गए हैं, क्योंकि दोनों में कुछ न कुछ तो डिफरेंस है। और मेजर डिफरेंस क्या है, जो मेन डिफरेंस है वो लिख कर हमको बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। और बाकी जो नए विद्यार्थी अगर उनको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर भी आप कुछ कमेंट कर दीजिएगा सर हमको समझ में नहीं आया। नया है तो पहले बात बता दें आपको कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप नए हैं तो जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक टाइम पर आपके पास हर दिन वीडियो नहीं पहुँचेगा, और वीडियो नहीं पहुँचेगा तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करना है, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और होता है कि थोड़ा सा मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, जल्दी ये सब हम बोलते रहे हैं तो लगता होगा कि साइंस में देखिए अगर स्मार्ट बोर्ड भी होता तो भी यही होता कि रंगीन में थोड़ा पढ़ाते, लाल पीयर हरियर जरी झलकता है। लेकिन चीज़ तो वहाँ भी हम यही लिखते हैं, वहाँ पर भी हम यही सब चीज़ आपको, क्योंकि हम आपको अगर एनिमेशन दिखा भी देते हैं, हम तो गरीब दुखिया टीचर है, जिनके पास बहुत ज़्यादा होगा, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं, अगर वो आपको डायग्राम के थ्रू समझा भी देते हैं, लेकिन सत्य तो यही है यार, ट्रूथ तो यही है कि आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। देखिए अभी जो शिक्षा नीति है अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप डायग्राम के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू समझें। आप समझ तो जाएगा एनिमेशन के थ्रू, लेकिन वहाँ फिर समझाओगे एनिमेशन के थ्रू नहीं, वहाँ लिख के समझाना होगा, इसलिए आपको लिखना तो खैर पड़ेगा ही। तो लिखना तो वहाँ भी पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सा बेहतर समझते हैं, यहाँ हम थोड़ा कम समझा पाते हैं, तो हम अपनी इन कमियों को स्वीकार करते हैं कि हाँ हम कम समझा पाते हैं। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा काट काट के हम जमा कर रहे हैं, एक एक पैसा जमा करके अगर होगा हमसे तो हम जल्दी आपके लिए वो भी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन विश्वास कीजिए कि जो भी पढ़ते होंगे, किसी का कोर्स करते होंगे, तो वो भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है स्मार्ट बोर्ड पे, वो भी इसी तरीक़ा से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हर चीज़ पे आपको एनिमेशन दिखाया जाता है। हाँ, आप बेहतर तब समझोगे जब प्रैक्टिकल करोगे, न्यूमेरिकल बनाकर जब प्रैक्टिकल करोगे तब, वो भले मानते हैं। एनिमेशन देखने से आप कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सब बातों से अगर किसी का दिल दुखा हो, बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हम तो अपने कमियों को बता रहे हैं कि मेरे अंदर जो कमी है, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं। तो आज इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। हम आते वक्त तो नहीं है बोलते हैं, कम से कम जाते वक्त इतना देर जो पढ़ाए हैं वो मेहनताना थोड़ा सा एक मज़दूर भी मांगता है, तो हम तो मज़दूर तो नहीं है यार, आप मज़दूर तो हमको नहीं समझते, तो लाइक कर दीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।